नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। इसमें हम बात करेंगे आज, क्योंकि दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया तेज प्रताप यादव के आवास पर, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव से, लालू यादव से राबड़ी आवास पर कल तेज प्रताप मिलते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, लेकिन वहां पहुंचते हैं बस लालू यादव, जिसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेज प्रताप तेजस्वी को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन तेजस्वी के एंड से कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जेडीयू में अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या आरसीपी सिंह को लेकर मोहर लग गई है, क्योंकि विधायक श्याम रजक का एक बयान आया है कि आरसीपी सिंह अगर आना चाहें जेडीयू में तो मोस्ट वेलकम है। उसके अलावा निशांत कुमार की पॉलिटिक्स को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि खरमास के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलता है, तो क्या जेडीयू में क्या कुछ आगे होने वाला है। इसके अलावा हम बात करेंगे, राहुल गांधी अयोध्या गए हैं, राम मंदिर में दर्शन किए उन्होंने। उसके बाद गिरिराज सिंह का पलटवार आता है, जिसके बाद वो कहते हैं कि भगवान पर कोई एहसान थोड़ी किए हैं। तो इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग बात तेज प्रताप यादव की कर लेते हैं, क्योंकि तेज प्रताप जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप सारे मंत्रियों को, एनडीए के नेताओं को साधने में लगे हुए हैं, लेकिन जब निमंत्रण की बात आई तो वो निमंत्रण अपने घर में भी जाके दिए। करीब 8 महीने के बाद कहा जा रहा था कि 8 महीने बाद राबड़ी आवास पे पहुंचे, लालू यादव से मुलाकात की, मां राबड़ी देवी से मुलाकात की, भाई तेजस्वी यादव को भी उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन पहुंचे बस लालू यादव। देखिए, लालू यादव बहुत मंजे हुए राजनेता है और वो जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है। उनको पिता की भूमिका में भी आना था और साथ ही साथ राजनीति भी करनी थी। मैत्री, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लालू यादव ने जिस तरीके से परिवार और राजनीति को बिल्कुल अलग रखा है, वो देखने और सीखने लायक बात है। आप देखिए, रोहिणी आचार्य को तकलीफ हुई तेजस्वी यादव से और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं उनसे, लेकिन अगले दिन जब पार्टी की बैठक होती है तो लालू यादव बहुत साफ कह जाते हैं कि ये जो तकलीफ है वो अपनी जगह है, ये हमारा पारिवारिक मसला, हम इसे सुलझा लेंगे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व तो तेजस्वी यादव ही करेंगे। अब आप समझ लीजिए कि जहां पॉलिटिक्स किसको विरासत के रूप में देना है, लालू यादव बहुत साफ है, आइडिया उनका बहुत क्लियर है। वो ये मान चुके हैं कि पार्टी को लीड करने की क्षमता अगर किसी में है तो तेजस्वी यादव में है। रोहिणी भले ही बहुत प्यारी बेटी हो, रोहिणी ने अपना किडनी डोनेट किया, ऐसी बेटी भगवान सबको दे, क्योंकि रोहिणी एक आदर्श बेटी के रूप में प्रचारित हुई हैं, देखी जाती हैं और उन्होंने एक बड़ा काम किया भी है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। रोहिणी बहुत पढ़ी लिखी भी है, ये बात भी सच है, और जिस तरीके से वो अपना ट्वीट लिखती हैं वो बहुत ही गूढ़ मतलब सिखाता है, बहुत ढंग से बताता है कि आखिरकार रोहिणी सोच क्या रही। लेकिन देखिए, इस सब के बावजूद लालू यादव ने किसी को अपनी विरासत सौंपी तो वो कौन है? तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव को नहीं सौंपी, मीसा भारती को नहीं सौंपा, आप रोहिणी आचार्य को नहीं सौंपा। तो जहां पॉलिटिकल डिसीजंस लेने हैं वहां लालू यादव की सोच बहुत साफ है कि भाई मेरे बात कौन, मेरे इस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, तो एकदम क्लियर है कि तेजस्वी यादव करेंगे। अब आ जाइए कि परिवार में एक पिता की भूमिका क्या होती है। भले ही पिता के 9-10 बच्चे हों, लेकिन पिता चाहता है कि वो अपने हर बच्चे को अपना जो पिता का प्यार है वो दे। तेज प्रताप अलग राह पर निकल चुके हैं। तेज प्रताप को पार्टी से निकलना भी एक पॉलिटिकल कंपल्सन भी था, मजबूरी भी थी। आप समझिए, चुनाव से पहले अगर आप गैर कानूनी तरीके से, ऐसा लगे कि एक के साथ आपका डिवोर्स का केस चल रहा है और दूसरे के साथ उस तरह के फोटोग्राफ्स बाहर आ रहे हैं, तो आप ये देखिए सामाजिक तौर पर मैसेज क्या जाएगा। क्योंकि वो दोनों लड़कियां जिनके साथ तेज प्रताप के संबंध रहे हैं या बताए जाते हैं, वो दोनों लड़कियां यादव समाज से आती हैं। कानूनन वो गलत था,
तेजस्वी यादव का रिएक्ट करना हो या लालू प्रसाद का रिएक्ट करना हो, ये तो बताना बहुत जरूरी था कि भाई ये गलत है और हम इसको बर्दाश्त करेंगे नहीं। तेज प्रताप यादव को इस कारण से 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप पार्टी से निकल गए, लेकिन तेज प्रताप भी अपने माता पिता के खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं है। आप देख लीजिए, तेजस्वी को भी शायद उन्होंने डायरेक्टली हिट किया हो। तो एक बात तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव भी जो अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं वो उनके मैच्योरिटी को दर्शा रहा है। औरों के प्रति वो जो भी हो, बहुत तरह की बातें आती है, वो किसी की जान लेना चाह रहे हैं, उन्हीं का एक पीए आरोप लगाता है, उन्हीं के साथ काम करने वाला आरोप लगाता है, लेकिन अपने परिवार के प्रति तेज प्रताप का रवैया बहुत मैच्योर्ड है। इस बात को आप जान लीजिए। तो आज उन्होंने दही चूड़ा का भोज किया, बीजेपी के कई लीडर्स पहुंचे, इनविटेशन देने वो बीजेपी के कई मंत्रियों के पास गए थे, लालू प्रसाद भी बैठे। आपने देखा बिहार के गवर्नर के साथ लालू प्रसाद बैठे हुए थे, बॉस की तरह, एक पिता की तरह। उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद भी दिया, ये बात भी सच है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए, तेजस्वी यादव नहीं आए। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं आए क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी के एस्टैब्लिश लीडर है। अब तेजस्वी यादव आते तो उसके मायने बहुत निकाले जाते कि तेज प्रताप तेजस्वी के बीच में दोस्ती हो गई, ये सारी लड़ाई चुनाव तक थी और ये वोट लेना था यादवों का, इसलिए उस समय दिखा दिया गया कि भाई भले ही यादव समाज की लड़कियों, 2 लड़की से इन्होंने शादी कर लिया, एक से शादी की, एक से अफेयर है, जो भी बात कही जाती है, लेकिन ये सारी कवायद चुनाव तक थी। ऐश्वर्या राय ने भी ऐसी ही बात कही थी। अगर आप ऐश्वर्या की बात आपको याद होगी तो उन्होंने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। इसलिए तेजस्वी यादव के लिए पॉलिटिकली ये सोचना बहुत जरूरी हो गया था कि वो इनके भोज में आए या नहीं आए। देखिए, एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ी ना कि तेज प्रताप तेजस्वी यादव से मिलने जाते हैं, उनकी बेटी को, जो इनकी भतीजी हुई, उसको गोद में लेते हैं, तेजस्वी यादव के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, मिलते हैं। मतलब एक बात बहुत साफ है कि दोनों के भाई में इतनी कटुता नहीं है कि दोनों भाई एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, इस बात को जान लीजिए। हाँ, जहां पर पॉलिटिकल मैसेज देना है कि तेजस्वी का राह अलग, तेज प्रताप का राह अलग, वो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश हो रही है और तेजस्वी यादव ने वही किया, तेज प्रताप ने यही किया। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव के कहने का कुल मिलाकर के मतलब क्या है? अब आरजेडी मतलब लालू प्रसाद नहीं है। लालू प्रसाद आइकॉनिक फिगर हो सकते हैं, उनकी पूजा हो सकती है, उनके बताए हुए रास्ते पर पार्टी चल सकती है, पर आज आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव है। तेजस्वी आते तो उसका बड़ा गहरा मतलब जाता, लालू प्रसाद आए तो उसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि एक पिता अपने पुत्र के यहाँ पहुंचे, पुत्र भले ही अलग चल रहा हो लेकिन पिता आशीर्वाद देने पहुंचे, पर तेजस्वी आते तो हो जाता कि दोनों भाई मिल गए। इसीलिए तेजस्वी नहीं आए, लालू प्रसाद आए और लालू ने अपने बड़े बेटे को जोरदार तरीके से आशीर्वाद भी दी। अच्छा, ये बताइए सर, क्योंकि तेज प्रताप इतने दिनों से चर्चा चल रही है कि एनडीए के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए के नेता भी उनको उसी तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से विजय सिन्हा का आना हुआ, कल वो विजय सिन्हा के घर गए, आज विजय सिन्हा आए, अशोक चौधरी जिस तरह से आए, उसके अलावा भी कई दिग्गज आए, पशुपति पारस आए। 7-8 साल से साधु यादव से कांटेक्ट नहीं था तेज प्रताप यादव का, साधु यादव भी, उनके मामा खुद वहां पहुंचे। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति में कई बार आप जिस तरह का आरोप प्रत्यारोप देखते हैं, निजी जीवन में उससे उसका कोई सरोकार होता नहीं। कई बार मैं देख करके हैरान हो जाता हूं कि जिन लोगों को आप एक दूसरे को हमेशा टारगेट करते हुए देखते हैं और जब आप उनको निजी तौर पर मिलते देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये टारगेट कर रहे थे वो मजाक था या ये मिल रहे हैं ये मजाक है। दरअसल जो टारगेट करते हैं वो ठीक है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन निजी तौर पे संबंध इतने खराब नहीं होते। विजय सिन्हा से लालू प्रसाद के बड़े अच्छे संबंध हैं, इस बात को जान लीजिए। उनके परिवार के भी बड़े अच्छे संबंध, जबकि विजय सिन्हा राजनीतिक रूप से हमेशा आक्रामक रहते हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, भले ही चुनाव नहीं जीते हों लेकिन राजनीतिक ताकत उनके पास है। किसी भी सियासी दल का कोई भी व्यक्ति तेज प्रताप यादव को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर देगा, ये भी आप हकीकत मानिए, क्योंकि आज भी लालू प्रसाद एक राजनीतिक धुरी है।
और तेज प्रताप उनके बड़े बेटे हैं। इसलिए ये कहना कि विजय सिन्हा ऐसे क्यों मिले, तो विजय सिन्हा मिलेंगे ही, हर कोई मिलेगा, इस बात को आप जान लीजिए। जहां तक आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव भी चले जाएंगे निजी तौर पर मिलने, तो सब लोग बहुत अच्छे से मिलेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, हर लोग अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि निजी संबंध अमूमन खराब नहीं होते। आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट में एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। वो तस्वीर कौन थी, तो एक अपने को हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं और दूसरे कौन है जो हर मुस्लिम कॉज के लिए लड़ते हैं। एक का नाम आपको मालूम है ओवैसी, दूसरे का नाम जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो हर बात को हिंदू मुस्लिम से जोड़ते हैं और खुला बोलते हैं। ये भी नहीं है कि वो अपनी बात को मन में रखते, जम करके बोलते हैं, खुला बोलते हैं, और उनकी जो सोच है उसको छिपाते नहीं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं। पर आपने देखा दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ वो मजाक कर रहे हैं। तो आप समझिए निजी तौर पर रिश्ता कैसा है। तीसरी बड़ी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी, राम भक्तों पे गोली किसने चलवाई थी? भाई मुलायम सिंह के आदेश के बाद ही गोली चली ना, इस बात को आप जान लीजिए। और क्या आपको यह नहीं पता कि मुलायम सिंह को जो सम्मानित किया गया, जो सरकारी पुरस्कार होता है, वो मोदी सरकार में सम्मानित किया गया, इस बात को आप जान लीजिए। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, वो जो उन्होंने किया ये सरकार गलत ली, भाई राम भक्त के साथ ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी ने जोरदार विरोध भी किया, लेकिन उनके और भी कई ऐसे काम हैं जो बीजेपी को ठीक लगा होगा। तो मरणोपरांत बीजेपी ने सोचा कि हाँ भाई, उनको जो देश के सर्वोच्च पुरस्कार हैं उससे पुरस्कृत किया जाए, तो उनको पुरस्कृत किया गया। तो कई बार पार्टी के भीतर भी कई लीडर्स होते हैं, उनके बीच अच्छे संबंध नहीं होते, दिखता है एक पार्टी में साथ हैं, कई बार दूसरे दल में भी होते हैं, बहुत अच्छे संबंध होते हैं। बेसिकली तेज प्रताप यादव ने अपने आप को प्रासंगिक साबित करने के लिए दही चूड़ा का भोज किया, क्योंकि लालू प्रसाद के घर पर भोज हो नहीं रहा था, और तेज प्रताप ने भोज किया और अपने तमाम चाहने वालों को बुला लिया। एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया कि तेज प्रताप राजनीति में जिंदा है, राजनीति में मजबूत है, भले ही वो विधानसभा चुनाव हार गए। और सभी लोगों ने वहां जाकर के एक इस तरह का भी आप कह सकते हैं कि एक तरह मैसेज देने का प्रयास किया कि अगर तेज प्रताप राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद से अलग चलेंगे तो हम लोग इनको अपने साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि संतोष सुमन ने जो बात कही है जीतन राम मांझी के सुपुत्र ने, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये दही चूड़ा का भोज का राजनीतिक मायने भी है, राजनीतिक मतलब भी है। आज का दिन बीत जाने दीजिए, बहुत कुछ नया दिखेगा आपको बिहार। बिल्कुल। और तो खरमास का वेट हो रहा था, जेडीयू में भी जिस तरह से बात चल रही है, क्योंकि रत्नेश सदा के घर पे आज भोज का आयोजन था। रत्नेश सदा ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह से पहले जेडीयू में टिकट को लेकर फेरबदल चल रहा था, लेकिन भरोसा मेरे पर नीतीश कुमार ने किया। और उसके बाद फिर आरसीपी सिंह की बात आई। विधायक श्याम रजक हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आना चाहे आरसीपी सिंह तो हमारे साथ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। निशांत को लेकर भी उन्होंने कहा कि युवा नेता हैं, आना चाहें, और उसके बाद पार्टी क्या चाहती है उसको लेकर फैसला होगा। तो जेडीयू में क्या बदलने वाला है इसके बाद? नहीं, जेडीयू में बहुत कुछ बदलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए। और जेडीयू समय समय पर अपने को बदलती रही है। अगर जेडीयू अपने को बदल नहीं रही होती तो अभी तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होते। इसलिए कोई कुछ भी कह ले, नीतीश बखूबी जानते हैं कि कैसे राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहना है। नीतीश इधर जाके उधर जाके, इधर आके उधर जाके अपने आप को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक ही रखा है। और इस कला में नीतीश से माहिर बहुत कम नेता, शायद कोई नेता है, ये बात हम आपको बता सकते हैं। जहां तक सवाल है आरसीपी सिंह का, तो आरसीपी सिंह कई पार्टी में जा चुके हैं ना, बीजेपी में गए, बीजेपी में उनकी उपयोगिता कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जन स्वराज पार्टी में गए, कुछ खास प्रासंगिक रहे नहीं। तो आरसीपी को भी तो समझ में आ चुका है ना कि प्रासंगिकता कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जेडीयू ही उनके लिए बेस्ट सूटेड पार्टी है। और नीतीश अपने सुपुत्र को लाना भी चाहते हैं, तो नीतीश के सुपुत्र के लिए अगर सबसे
करीबी व्यक्ति कहा जाए निशांत के लिए तो आरसीपी सिंह है ना, काफी कंफर्टेबल है। इसलिए आरसीपी सिंह आ जाएं जेडीयू में तो निशांत आते भी हैं, तो निशांत के इर्द गिर्द बहुत विश्वस्त आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, और निशांत को आरसीपी की इसीलिए जरूरत है। आपको पता होगा 2005 से 10 के बीच में आरसीपी एक उत्तर प्रदेश कैडर के ऑफिसर थे, बिहार पहुंचे, नीतीश कुमार के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया और 2010 से वो सत्ता पार्टी में आ गए। पार्टी में आए तो फिर वो नंबर 2 बन गए, केंद्रीय मंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर कन्फ्यूज़न हुआ, पार्टी से बाहर हुए, फिर अब पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। और ये इंडिकेशन आरसीपी कई बार दे चुके हैं, दही चूड़ा के भोज में ये इंडिकेशन अब बहुत सारे क्वार्टर से मिलना शुरू हो गया है। तो ये बात बहुत साफ तौर पे समझ में आता है कि आरसीपी की जरूरत भी जेडीयू को है, और पॉलिटिक्स में जब तक एक दूसरे की जरूरत नहीं हो तब तक रिश्ता मजबूत होता नहीं है। आरसीपी को जरूरत जेडीयू की है, जेडीयू को जरूरत आरसीपी की है, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार की विरासत निशांत कुमार को सौंपना चाहती है। जेडीयू बचाना है तो निशांत को लाना होगा, और निशांत को लाना होगा तो निशांत के विश्वस्त अधिकारियों को, नेताओं को उनके आसपास रखना होगा। और उनके आसपास ऐसे विश्वस्त अधिकारी और नेता कौन है? तो नेता में तो आरसीपी सिंह सबसे आगे हैं। इसलिए आरसीपी सिंह की जरूरत जेडीयू में है, और मुझे जो जानकारी है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व खुद नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हो चुके हैं। आरसीपी सिंह भी बाहें फैलाए हुए हैं, किसी भी दिन आपको यह गुड न्यूज सुनाई पड़ेगा। सर, इसके बाद अगली खबर है गिरिराज सिंह को लेकर उनका बयान फिर से एक बार वायरल हो गया है। राहुल गांधी अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं, और गिरिराज सिंह कहते हैं कि भगवान पे कोई एहसान थोड़ी किया है। देखिए, ये सच भी है। इनफैक्ट आप कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान पे एहसान थोड़ी है, ये तो सच बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये सवाल गिरिराज सिंह इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बहुत प्रासंगिक सवाल है। भाई, कांग्रेस राम मंदिर जा रही है ना, जाने को मजबूर हुई। भाई, राहुल गांधी तो नहीं जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है राम मंदिर, राम सेतु का और राम मंदिर का विरोध किया। राम के औचित्य पे कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया, जबकि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेन्नई में यह बोलते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन करके रहेगा। अयोध्या में ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी का था, लेकिन उस सब के बावजूद यह मुद्दा क्यों छीनता चला गया। 89 में एल.के. आडवाणी रथ यात्रा शुरू करते हैं, 91 में राजीव गांधी की मौत हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, और उसके बाद 2004 से 2014 के बीच में सरकार बनती भी है जिसकी सिरमौर सोनिया होती हैं। फिर भी ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राम मंदिर से दूरी बनाते हुए दिखती है। उस समय अगर कोई जिक्र भी करता था तो ऐसा लगता था कि उसको कांग्रेस पार्टी छोड़ना है। और आपको याद होगा, खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था कि देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का। ये सारे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं से दूर करने लगा, उनका एक बड़ा वोट बैंक दूर करने लगा। जबकि आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास को देखेंगे, 48 में यहीं अयोध्या से चुनाव लड़ा गया है, तो हार्डकोर हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा गया, इस बात को आप जान लीजिए। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि एक समय यही कांग्रेस इसकी पैरोकार थी और एक समय यही कांग्रेस इससे दूर दिखी। जब राम सेतु का मसला आया तो इसी कांग्रेस ने इस तरह की बात की। जब हलफनामा कोर्ट में देने की बात आई तो कहा गया कि राम काल्पनिक हैं। और ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसको बीजेपी खूब उठाती है। अब जब राम मंदिर बन गया कोर्ट के फैसले के बाद, और राम मंदिर बना तो उसमें सबको जाना चाहिए, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि ये शिलान्यास तो हमने करवाया था, ताला तो हमने खुलवाया था, ठीक है, ये क्रेडिट हमको भी दो, हम राम मंदिर चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी दूरी बनाते रहे। अब जब दूरी बनाते रहे तो ऐसे मौके पर जब उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम बन रहा है, 2027 का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी को
राम में पीडीए नजर आने लगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती है कि राम जब वनवास में गए तो उन्होंने सब उन लोगों की मदद ली जो पीडीए के लोग थे। अब आप समझिए, मतलब समाजवादी पार्टी को राम में समाजवाद दिखने लगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी भी अब उसको भी लग रहा है कि राम के दरबार में गए बगैर जो है दाल गलने वाली नहीं है, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, और ये राजनीतिक मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। और गिरिराज सिंह इसी खीज में कह रहे हैं। गिरिराज सिंह भी जो कह रहे हैं वो भाई अपने पार्टी के तहत और जिसके लिए वो जाने जाते हैं भाई उसके तहत ही अटैक कर रहे हैं। सियासत वो भी कर रहे हैं, लेकिन इस सियासत के पीछे सच्चाई भी है कि ये सारी पार्टियां राम मंदिर से दूरी तो बनाई हुई थी ना, इस बात से कौन, और कांग्रेस ने तो बाकायदा हलफनामा दिया है, कांग्रेस ने तो राम सेतु को बिल्कुल दरकिनार किया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब जब इनसे पूछा जाएगा राम मंदिर को लेकर के तो ये अनकंफर्टेबल तो होंगे, और अनकंफर्टेबल होंगे। भाई 2019 के चुनाव से पहले इसी कपिल सिब्बल ने कोर्ट में ये कहा था ना कि अभी राम मंदिर पर सुनवाई मत करिए, ये जजमेंट आ जाएगा तो दिक्कत होगी। मतलब कपिल सिब्बल नहीं चाहते थे कि राम मंदिर पर सुनवाई हो और राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो। तो अब इस बात को समझिए कि जब जब इन चीजों को दोहराया जाएगा तो जब दोहराया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे, कांग्रेस पर उठेगा, उन तमाम लोगों पर उठेगा जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उसका विरोध कर रहे थे, उन तमाम लोगों पर उठेगा जो राम मंदिर बनने का विरोध कर रहे थे। और जब जब इस तरह की बात होगी तो बीजेपी क्यों नहीं अटैक करेगी? गिरिराज सिंह वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब हमने तीनों टॉपिक पे डिस्कशन किया, तेज प्रताप यादव के यहाँ दही चूड़ा का आयोजन, उसके अलावा जेडीयू में जिस तरह से खबरें आ रही है कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है, उसके अलावा राहुल गांधी और गिरिराज सिंह को लेकर जो पलटवार गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया है। आपको इन तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।